नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला, जिसके आगे या अप्रैल में होने की संभावना रहेगी। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टैट के अलावा अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीईटी वाला जो एग्ज़ाम है ये भी आपके इसके साथ ही होने की संभावना रहेगी, अप्रैल में हो सकता है, अप्रैल या मई में। तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने सबसे पहले जो आपके हरियाणा जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है, और उसके बाद में आपके अन्य जो सब्जेक्ट हैं इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? तो कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? तो ये रोमिला थापर, इरफान हबीबी, विपिन चंद्र या श्री बीबी लाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर जो ये पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले थे इनको प्रकाशित करने वाले, इन पर प्रकाश डालने वाले, और इनका नाम था श्री बीबी लाल, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। और पुस्तक का नाम भी आपने इनका याद रखना है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसका नाम है द सरस्वती फेलोज ओन, द सरस्वती फेलोज ओन। तो ये वाली इनकी पुस्तक है। तो ये भी कई बार आ जाता है इनकी पुस्तक कौन सी है, तो ये इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जवाहरलाल नहर ये निकाली गई है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से गुजरती है। तो भिवानी, पूर्वी यमुना, गुड़गांव या भाखड़ा नहर, तो कौन सी यहाँ पर ये निकाली गई है जवाहरलाल नहर से? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है भाखड़ा नहर, तो भाखड़ा नहर जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा। मतलब जवाहरलाल नहर व भिवानी नहर, जवाहरलाल नहर और भिवानी नहर, ये भाखड़ा जो नहर है इससे निकाली गई है, और जवाहरलाल नहर महेंद्रगढ़ जो जिला वहाँ से गुजरती है। तो ये जो भाखड़ा जो नहर है, मतलब ये जो जवाहरलाल नहर है ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है, और जो भाखड़ा नहर है वो सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध से निकलती है और महेंद्रगढ़ जिले से ये गुजरती है। और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंचाई के लिए है तो महत्वपूर्ण रहेगी। और जो पूर्वी यमुना नहर है ये यमुना नदी से निकाली गई है, और हरियाणा का जो पूर्वी भाग है इसको सिंचाई प्रदान करती है। और जो भिवानी नहर है ये भी भाखड़ा जो नहर है इसी से ही निकाली गई है। तो ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ पर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में जो ये गणगौर जो त्यौहार है किस देवी के सम्मान में होता है? ये लक्ष्मी, गौरी, राधा या सरस्वती? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंसर जो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये गौरी है। हरियाणा में जो गणगौर जो त्यौहार है ये देवी गौरी के सम्मान में मनाया जाता है, और ये जो त्यौहार है चैत्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र मास जैसे कि अब ये महीना है मार्च अप्रैल वाला, तो चैत्र जैसे देसी महीने हैं चैत्र से शुरू होते हैं, अप्रैल से 1 अप्रैल से शुरू होता है चैत्र महीना। तो जैसे इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले तो जनवरी से शुरू होते हैं, ये जो पुराने समय के हैं तो ये चैत्र से शुरू होते थे। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, और 16 दिन तक ये चलता है गणगौर त्यौहार। और जो हिसार है वहाँ पर होता है, हिसार में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कैथल जिले में मकबरा है जो भारत की पहली शासिका थी। तो इसमें नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी पद्मिनी या किसी का भी नहीं। तो कैथल में है मकबरा, किन का है मकबरा वहाँ पर? तो ये जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो जो रजिया सुल्तान है इनका है वहाँ पर मकबरा, जो भारत की पहली महिला शासिका थी।
और इनकी जो मृत्यु है कैथल में हुई थी 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर और 1240 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर हम जो ये रजिया सुल्तान जो है इनके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन थी, क्या थी इनकी हिस्ट्री, और ये इनकी जो कब्र है रजिया सुल्तान की कैथल में। तो ये जो रजिया उल दिन, इनका पूरा नाम था, रजिया सुल्तान जानते हैं वैसे तो सभी, लेकिन इनका जो नाम है रजिया अल दिन, यह था। इनका समय 1205 से 40 तक का है। फारसी उर्दू में इनका ये नाम था। शाही नाम था जलालात उद दिन रजिया, और फारसी उर्दू में नाम था ये वाला। इतिहास में जिसे सामान्यतः रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली की मुस्लिम महिला शासिका थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तुर्की शासकों के द्वारा प्रयुक्त एक उपाधि इन्हें दी गई थी। उन्होंने 1236 से 40 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। रजिया जो है जो प्रथा थी, तो दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया जो है लाल वस्त्र पहनकर न्याय की मांग का जो प्रतीक था, नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख ही उपस्थित हो गई, और उन्होंने शाह तुर्कान के अत्याचारों और राज्य में फैली अवस्था का वर्णन किया, और आश्वासन दिया कि शासक बनकर वह शांति एवं व्यवस्था स्थापित करेंगे। रजिया से अमीर और आम जनमानस प्रभावित उठे, और जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया। रजिया को सुल्तान भी घोषित कर दिया गया था। फिरोज जब विद्रोही से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा था, तब उसे कैद कर लिया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर 1236 में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हुई थी। रजिया जो थी उसके पिता थे सीए वाले शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इनकी मृत्यु हुई थी 12 अप्रैल 1236। तो इसके पश्चात दिल्ली का जो सुल्तानी ने बनाया गया था। इल्तुतमिश जो है पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो स्रोत जॉन के अनुसार पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बिठाया गया था। रुकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं लाया गया था, और विलासी और लापरवाह रुकनुद्दीन के खिलाफ जनता में से सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन और उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई थी। उसका शासन मात्र 6 महीने का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए किसी न किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी, और रजिया सुल्तान की जायज शासिका बन गई। शासन कार्य में रजिया जो थी, इनकी रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, कुर्ता, काबा और कुल्हा मतलब टोपी यह पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लग गई। तो रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी नीति से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी, और वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासिका बन गई। रजिया और उसके जो सलाहकार थे जमातुद्दीन याकूत, एक हबशी के साथ ये विकसित हो रहे, और अंतरंग संबंध की बात भी मुसलमान को पसंद नहीं आई। रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो कुछ स्रोतों के अनुसार रजिया और याकूत जय प्रेमी थे, और अन्य स्रोतों के अनुसार वे दोनों करीबी दोस्त मतलब विश्वास पात्र भी थे। तो इस सबसे रजिया ने तुर्की वर्ग में अपना प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया, क्योंकि याकूब तुर्कनी था, और उसे रजिया ने असफ साला का अधिकारी नियुक्त कर दिया। बठिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनी ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों जिन्हें रजिया का आधिपत्य नामंजूर था इनके साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। रजिया और अल्तुनी के बीच फिर युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनी से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मेजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हो गई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा, और अगले दिन वे कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया, और डाकों के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को मतलब उन दोनों को मार दिया गया। बाद में बहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा था। मतलब जहाँ कैथल में जहाँ की मृत्यु हुई थी वहीं पर है इनके मकबरे। तो ये रजिया सुल्तान थी, पहली महिला शासिका। नेक्स्ट है हरियाणा के भिवानी जिले का नाम राजपूत राजा किसकी पत्नी के नाम पर रखा गया था? ये नीम, राम, हुकमचंद या भीम। तो इनका नाम था नीम, जो ऑप्शन ए में है।
तो हरियाणा के भिवानी जिले का नाम जो है राजपूत राजा नीम की पत्नी भानी के नाम पर रखा गया था। नाम आपने याद रखना है, नाम था इनका भानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? फुलकारी का एक प्रकार यहाँ पर नहीं है, नीलक, तिलपात्रा, मुधा या चौपी। अब जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है तो जो मतलब मुधा, तो नीलक, तिलपात्रा और चौप ये फुलकारी के ही प्रकार हैं। तो मुधा जो है यहाँ पर इनमें ये अलग है। इसके बाद आ जाता है, इनमें से कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है? आकाशवाणी, हिसार, गुड़गांव, रोहतक या कुरुक्षेत्र। तो सबसे पुराना इनमें कौन सा है? सबसे पुराना जो इनमें यह रोहतक वाला है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है ये उसको हुई थी 8 मई को, 8 मई और 1976 को। तो इसी को क्या पुराना माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? मारकंडा, साहिबी, घग्गर या फिर टांगरी। और इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दी गई है, मतलब साहिबी नदी। साहिबी और इंदौरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और इंदौरी जो नदी है 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा पटौदी के समीप और दूसरी शाखा रेवाड़ी जिले के समीप साहिबी नदी में मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है, 1986 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र को तत्समय केंद्र शासित प्रदेश को स्थानांतरित कर दिया, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली या हरियाणा को। तो 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र को तत्समय केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया। तो कौन सा था ये? तो ये था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला है कि सुखना झील शिवालिक पर्वत की तलहटी पर है। AP शर्मा इसके मुख्य अभियंता थे। यह कृत्रिम झील 1958 से बनाई गई थी। तो इसमें जो आपने सही बताना है कौन से वाला है। अब यहाँ पर जो इसमें सही जो ऑप्शन सी को माना गया, पहली बात भी ठीक है और तीसरी वाली भी। सुखना झील कहाँ पर है? सुखना झील है चंडीगढ़ में और शिवालिक पर्वत की तलहटी में है, क्योंकि ये जो पंचकुला वाला क्षेत्र है ये इसमें आ जाता है, शिवालिक वाले में। तो इस झील को 1958 में जो ली कार्बोजेर है इनके द्वारा स्थापित किया गया था और वास्तुकार है PL वर्मा, PL वर्मा। तो ये वास्तुकार है और इस झील को वेटलैंड 1988 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा में गांव हैं। तो 2011 के अनुसार कितने गांव हैं? तो इनके अनुसार तो इसमें एक भी नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो क्योंकि कितने थे 68 41 हैं, तो ये 2011 के अनुसार है। इस समय अगर हम देखें तो ये कितने हैं, इस समय की बात करें तो ये 62 20 है और सबसे ज़्यादा जो यमुनानगर में है 629, इतने यमुनानगर में हैं। और सबसे कम जाइए फरीदाबाद में है, 119 पंचायतें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है बेगना नदी। ये सहायक नदी है, टांगरी, दोहान, कृष्णावती, मारकंडा की बेगना नदी। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी से रहेगा था, तो जो मारकंडा है। तो मारकंडा नदी जो है इसी का प्राचीन नाम था अरुणा। क्या नाम था इसका प्राचीन? अरुणा। टांगरी, रण, बेगना और नकटी ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आ जाता है 1858 में पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम पाकिस्तान का। तो 1858 में पहले हरियाणा, और यह पंजाब का हिस्सा था क्योंकि 1966 का अलग हुआ था पंजाब से। तो जो 1857 का जो विद्रोह था, इसके बाद फिर 1858 में हरियाणा राज्य का जो अधिकांश भाग था वो पंजाब में शामिल कर दिया गया था। और इससे पहले फिर 1833 तक, 1833 में अगर हम बात करें इनसे पहले की, तो 1833 तक हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, किस समिति ने स्थानीय सरकारी न्याय को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने, मंडल समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, PK थुंगन समिति ने। तो किस समिति ने स्थानीय सरकारी न्याय को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? और जो ये ऑप्शन डी में है,
तो ये थी पी.के. थुंगन स्मिथ। तो ये जो पी.के. थुंगन स्मिथ जो थी, इसने 1989 में स्थानीय सरकारी न्याय को संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ये बनारसी दास गुप्ता है, छोटू राम है, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, तो कौन है? ये वाले चौधरी छोटू राम। क्योंकि सबसे पहले कौन थे? भगवत दयाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री थे, राव वीरेंद्र सिंह, बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, हुकम सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर मनोहर खट्टर, ये सैनी हैं। तो इन सभी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। नेक्स्ट है, इनमें से हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? तो ये जो यमुनानगर है, इसी का पहले नाम था अब्दुल्लापुर। और जो बहादुरगढ़ है, इसको सरफाबाद कहा जाता था। पलवल को अपलवा, नौरंगाबाद को प्रकृतनाथ, जगाधरी को युगंधर, पेवा को पृथुदक, और जो बुढ़िया है, बुढ़िया को शुभ शंकु। तो इन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बीरबल का छत्ता बनवाया था, जो मुगल शासक के दीवान थे, अकबर के, शाहजहां, बाबर या औरंगजेब के। तो राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बीरबल का छत्ता बनवाया था, जो मुगल शासक के दीवान थे, किसके? और जो ये ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो मतलब शाहजहां के। तो राय मुकुंद दास जो इन्होंने नारनौल में एक महल बनवाया था, मतलब राय मुकुंद दास का छत्ता 17वीं शताब्दी में, जो मुगल शासन शाहजहां के दीवान थे, और हरियाणा में निर्मित सबसे बड़ा मुगल कालीन यह स्मारक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? शरफुद्दीन ने, बुवाली शाह ने, बाबा फरीद ने, या मोहम्मद बख्तियार काकी ने? तो ये जो चिश्ती सिलसिला जो है स्थापित किया था, तो जो ऑप्शन सी में है, बाबा फरीद ने। नेक्स्ट आ जाता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद किसको ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत घोषित किया गया था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत घोषित किया गया था। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, या किसी को भी नहीं। तो ये जो ऑप्शन बी में है, तो कौन सा था? पंजाब। तो ये जो द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 में, तो इसके बाद पंजाब को जो है ब्रिटिश भारत का एक नया प्रांत घोषित किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की जो स्थापना है, ये किस वर्ष की गई थी? तो हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 2004 में, 2 में, और यहीं पर लिख लेते हैं हम 2003 में, या फिर 2005 में। तो मतलब कब हुई थी स्थापना की बात करें, तो इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा। तो 2002 जो है इसमें हुई थी ये। कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें, तो ये थी 13 अगस्त 2002 को। और मुख्यालय जो है इसका पंचकुला में है, और राज्य के जो वन मंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब चंडीगढ़ को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया गया था? दिल्ली, शिमला, लुधियाना, या लाहौर की? पंजाब चंडीगढ़ को प्रतिस्थापित करने के लिए तो ये था लाहौर की, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो पंजाब चंडीगढ़ को लाहौर को प्रतिस्थापित करने के लिए नई राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिमला को नई राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है। टोकरी बनाना, बांस, हस्तकौशल, सरकंडा, या पादपीठ हस्तकौशल? पीढ़ी क्या है? पीढ़ी का जो संबंध है, पीढ़ी उसको क्या देते हैं? बैठने वाली। तो जो उसकी होती है बांस की, सरकंडे की बनी हुई। तो पादपीठ हस्त
कौशल। नेक्स्ट आ जाता है 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित की थी, जिसकी अवस्थिति हरियाणा जिले का भाग थी। पंचकुला, लुधियाना, पटियाला या अम्बाला का। तो 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित की, जिसकी अवस्थिति और यह मानी गई है अम्बाला को। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य किसकी संस्तुति पर बनाया गया था? नेकीराम समिति की, चांद समिति, सरदार हुकम सिंह या श्यामलाल समिति। तो हरियाणा राज्य किसकी संस्तुति पर बनाया गया था? संस्तुति की बात करें तो यह थी सरदार हुकम सिंह समिति, जो ऑप्शन सी में है। और ये जो सरदार हुकम सिंह जो समिति है, इसका गठन हुआ था 23 तारीख में, 23 सितंबर में, और 1965 में इसका गठन हुआ था। 66 में तो अलग ही हो गए थे। तो 23 सितंबर 1965 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थानेश्वर हरियाणा के किस जिले का प्राचीन शहर है? स्थानेश्वर सिरसा, करनाल, कैथल या कुरुक्षेत्र का। थानेश्वर भी कह देते हैं जिसको, आप तो थानेश्वर कहते हैं, पहले स्थानेश्वर था। तो किस जिले का प्राचीन शहर है ये? और ये कुरुक्षेत्र का है, जहाँ के जो राजा हर्षवर्धन हुए हैं। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग। व्हेन आई वेंट 3 द डोर्स वर लॉक्ड, आई शैल वेट अंटिल यू फिनिश डेस्टिनी, थ्रो ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट, ऑल द अबव। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सही वाला यहाँ पर बताना है। और मतलब मिश्रित वाक्य कौन सा है यहाँ पर मिश्रित इसमें? तो ये सभी जो यहाँ पर मिश्रित के उदाहरण हैं। जब 3 दरवाजों से गए तो ये बंद थे, मतलब जब मैं 3 दरवाजे से गया तो बंद थे। और आई शैल वेट, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम मिठाई समाप्त नहीं कर लेते। और तो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इसके उदाहरण हैं मिश्रित वाक्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग। तो यहाँ पर क्या जो सरल वाक्य है सिंपल वो बताना है। तो जैसे आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, रामा डिफीटेड रावण द किंग्स ऑफ लंका, टॉम एज वेल एज ब्राउन पास द टेस्ट, ही इज रिच येट मिसरेबल। कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वह गया या नहीं गया। और राम ने लंका के राजा रावण को हराया। और टॉम और ब्राउन दोनों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। वह अमीर है फिर भी दुखी है। अब सरल सिंपल कौन सा है इसमें? और सिंपल जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है, ये वाला, राम डिफीटेड रावण द किंग ऑफ लंका, राम ने लंका के राजा रावण को हराया। तो यही जो है सिंपल है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्लोइंग। चाइल्ड हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव। तो जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं तो वो बताना है आपने। तो बिना छुट्टी के स्कूल से दूर रहने वाले बच्चों से आप क्या कहेंगे? टोरंट कहेंगे, स्केप बोर्ड कहेंगे, स्क्योन कहेंगे, स्क्रिप्ट कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? तो जो बिना छुट्टी मतलब लिए अपसेंट रहता है, बिना छुट्टी के स्कूल से दूर रहने वाला बच्चा, तो क्या कहा जाएगा उसको? और उसको कहेंगे हम ऑप्शन ए वाला, टोरंट या उसको कहा जाता है। और ये टोरंट मतलब तो यही हो गया, बिना अनुमति के जो स्कूल से छुट्टी अनुपस्थित रहता है। और ये स्क्योन क्या है? ये वंशज को कह देते हैं, मतलब एक परिवार का वंशज होता है, जैसे वंश आगे बढ़ाने वाला। और स्केप गोट ये उसको कह देते हैं बलि का बकरा, दूसरे के दोष का भार उठाने वाला व्यक्ति या समूह। और स्केपेटिक वो है संशयवादी, मतलब स्वीकृत राय पर सवाल उठाना या संदेह करने के लिए इच्छुक व्यक्ति।
तो स्कूल की छुट्टी वाला जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हैविंग इन्फिनिट पावर, वो क्या देते हैं जिसको अनंत शक्ति, हैविंग इन्फिनिटी जिसकी मतलब शक्ति का खत्म नहीं होती, अनंत शक्ति होना, तो उसको ओमनी पोटेंट कहेंगे, मतलब सर्वशक्तिमान कहेंगे, ओमनी स्कैन कहेंगे सर्वज्ञ, और ये ओमनी प्रेजेंट है सर्वव्यापी, या ऑप्टिमिस्ट कहेंगे उसे आशावादी। तो हैविंग इन्फिनिटी पावर जिसके बाद मतलब ऐसी शक्ति हो जो कभी खत्म नहीं होती, अनंत शक्ति होना, तो उसको कहेंगे सर्वशक्तिमान ओमनी पोटेंट, जो ऑप्शन एक में है। क्योंकि जो ओमनिस्केंट है ये उसको कह देते हैं सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहते हैं जिसको, सब कुछ जानने वाला। और ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, एक ही समय में हर जगह रहने वाला। और ये ऑप्टिमिस्ट ये उसको कह देते हैं आशावादी को, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा मानता है कि अच्छी चीज़ें होंगी, मतलब सही उसमें रहना, पॉजिटिव सोचता हो जो। तो ये इन्फिनिटी पावर चाहिए ओमनीपोटेंट यहाँ पर रहेगा, मतलब सर्वशक्तिमान। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें एक रॉन्ग है, गलत है, गलत वर्तनी वाला बताना है इसमें कौन सा है। गलत वाला है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, एक्यूज, ये गलत है। ये दोष लगाना जो होता है तो वो है, और क्या होना चाहिए था इसका, ACCUSE, तो ये सही है, ACCUSE ये वाला सही है। और क्योंकि एसिड जो उसको कह देते हैं सहमत होने को, और ये एस्यूज ये उसको कह देते हैं दोष लगाने को, और ये डिफिडेंट ये उसको कह देते हैं संकोची को, और डिस्यूर ये उसको कह देते हैं रोकने को। तो गलत जाए यहाँ पर ऑप्शन बी में था। नेक्स्ट आ जाता है चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, तो यहाँ पर भी ग्रामर की दृष्टि से गलत है एक। अब वो कौन से वाला है तो यही बताना है इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो द सीड्स वर सॉड इन द फ्लावर बेड, बीज जो है वो फूलों की क्यारी में बोए गए थे। क्लॉथ हंग फ्रॉम ए ब्रैकेट, कपड़े एक ब्रैकेट से लटके हुए थे। द रिवर इज शैलोन विद फ्लड, और नदी बाढ़ से जा उभरी हुई थी। और सी लाइड दैट सी हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसने झूठ बोला कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तो कौन सा है ग्रामर की दृष्टि से गलत, इसमें ग्रामर की दृष्टि से गलत है इसमें, और ये ऑप्शन सी जो है इसी को माना गया, द रिवर इज शैलोन विद फ्लड, नदी बाढ़ से उभर गई है। तो ये गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, द रिवॉल्वर वाज लोडेड, तो जो रिवॉल्वर थी बंदूक भरी हुई थी। मोल्टन लाव राउट डाउन दी माउंटेन, पिघला हुआ लावा पहाड़ से नीचे बह गया। द लव सूट कॉस्टेड मी ए ग्रेट डील ऑफ मनी, मुकदमे मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया। द नंबर्स हैव स्वेल्ड सिंस दोज डेज, उन दिनों से उनकी संख्या बढ़ गई। तो इसमें कौन सा है, और ऑप्शन सी वाला, द लॉ सूट कॉस्टेड मी ए ग्रेट डील ऑफ मनी, तो मुकदमे में मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लॉ सूट आया है ये वाला, ये गलत है, क्योंकि इकट्ठा होना चाहिए था ये लॉ सूट, ये एक साथ होना चाहिए था, LAWSUIT। नेक्स्ट है यूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द फ्लोइंग, नोबडी केम टू योर पार्टी, मतलब तुम्हारी जो पार्टी थी इसमें कोई नहीं आया। तो डिड नॉट, दे, डोंट, डिड, डू, कौन सा आना चाहिए, नोबडी केम टू योर पार्टी। तो इसमें जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है, डिड दे, ये वाला, तुम्हारी पार्टी में कोई नहीं आया,
तो कौन सा बनेगा इसका? डिड दे, क्या वे आए? If the statement is negative, the tag must be positive, and the tense of the tag is determined by the tense of the statement that preceded. Nobody lives in his house, do they? नेक्स्ट है he never say a word. तो वह कभी एक शब्द नहीं कहता. डज ही इज ही, डज नॉट ही, इज नॉट ही. तो ही नेवर से वर्ड, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? यही बन जाएगा, डज ही, क्या वह कहता है. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन. तो यहाँ पर क्या है, इसमें प्रेपोजिशन जब आ जाती है, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एक्सीड योर रिक्वेस्ट. तो मुझे खेद है कि मैं आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता. बाय, एंड, टू या फॉर, तो क्या आएगा यहाँ पर इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला यही आएगा. असीड जो होता है इसके साथ टू का प्रयोग होता है, तो यही बन जाएगा. जैसे कि मदर ऑलवेज असीड्स टू हर चाइल्ड्स डेंसिटी, तो यही बनेगा इसका टू वाला. नेक्स्ट है दिस इज एरिया अबाउंड वैल्यूएबल मिनरल्स. यह जो क्षेत्र है मूल्यवान खनिजों से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है. ऑन, इन, फॉर या एट, तो क्या आएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा आएगा? ये वाला, इन वाला, तो यही आ जाएगा. दिस एरिया इज अबाउंड्स इन वैल्यूएबल मिनरल्स. जो बहुमूल्य जो खनिज है उनसे प्रचुर मतलब मात्रा में भरा हुआ है. आई वॉन्ट टू गेट द ट्रू फैक्ट्स ऑफ द केस. मैं मामले के जो सच्चाई वाले तथ्य है, सही तथ्य है, उसे जानना चाहता हूँ. एट, इन, ऑफ या ओवर, आई वॉन्ट टू गेट, तो क्या आएगा इसमें? तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा. आई वॉन्ट टू गेट एट द ट्रू फैक्ट्स ऑफ दिस केस. नेक्स्ट आ जाता है पार्टिंग आर ऑलवेज पेनफुल. तो पार्टिंग आर ऑलवेज पेनफुल, ये जो यहाँ पर अंडरलाइन जो है ये वर्ब है, प्रेपोजिशन है, जिरेंड है, कंजक्शन है. तो यहाँ पर क्या है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला. तो आईएनजी जो है यहाँ पर जिरेंड का प्रयोग इसमें किया गया है. वर्ब क्रिया हो गई, जिरेंड मतलब जो कृदंत जो है उसको क्या देते हैं हिंदी में? प्रीपोजिशन हो गई, पूर्वसर्ग, और ये कंजक्शन हो गई, संयोजन. तो ये आईएनजी वाला है जिरेंड. नेक्स्ट है he crawled grub-wise across the floor. तो वह फर्श पर केकड़े की तरह रेंगता था. grub-wise across the floor, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जिरेंड है, प्रेपोजिशन है ये वाला grub-wise. तो इसको जो यहाँ पर लिया गया है इसमें, तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो क्या है? एडवर्ब है, मतलब क्रिया की विशेषता है यहाँ पर. तो क्रिया विशेषण होगा, वही होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है. मतलब केकड़े की तरह रेंगना, ये उसकी विशेषता है. तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब है यहाँ पे. नेक्स्ट आ जाता है द वेरी ओल्ड मैन हैड ए फ्राइटेंड लुक. थके हुए बूढ़े आदमी की आंखों में क्या था? डर था. तो ये जो यहाँ पर फ्राइट एंड जो दिया गया है ये एक एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, नाउन या कंजक्शन है. द वेरी ओल्ड मैन हैड ए फ्राइटेंड लुक, मतलब थके बूढ़े आदमी की आंखों में डर था. तो विशेषण है, संज्ञा है, पूर्वसर्ग है, संयोजन है, क्या है ये? तो यहाँ पर भी क्या इसमें विशेषण है. जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहेंगे हम विशेषण. तो इसमें डरा हुआ जो दिखा रहा है यहाँ पर ये
संज्ञा का लोग, तो यही हो जाएगा इसमें एडजेक्टिव, विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है उसकी। नेक्स्ट है यूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। द फ्रंट लाइन हैज दैट द एनिमी अटैक वेरी वेल। बियर बॉर्न 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 कौन सा आएगा इसमें? तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला, यही हो जाएगा बियर। तो सामने की पंक्ति ने दुश्मन के हमले को बहुत अच्छी तरह से झेला, तो क्या जाएगा बियर। ये क्या देते हैं? सहन करना, मतलब सामने वाले ने जो थे वो शत्रु को सहन किया था। तो ये इसमें सी आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है इसमें देखें तो ये बी ओ करेक्ट वर्ब। तो यहाँ पर जो इसमें ये ऑप्शन जो है ये इसमें जो ऑप्शन सी वाला बनेगा, इसके थर्ड फॉर्म BORNE ये बनेगा, जिसका मतलब होता है सहन करना, क्योंकि मतलब तो इसका भी सहन करना ही है। तो ये बनेगा इसका BORNE, थर्ड फॉर्म जो इसकी होगी। नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर आई हैड हिम फेयरवेल आई हर्ड अवे। तो उसके बाद मैंने विदाई दी और मैं जल्दी से चला गया। तो बाइट वेट बीटन मतलब ये वही है, वर्गीय फॉर्म है, तो सही बताना है। आई हैड भी है यहाँ पर, इसके साथ क्या आएगा? तो आई हैड जो होता है इसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो थर्ड फॉर्म इसमें किस में है? इसी में है। तो आफ्टर आई हैड बीटन हिम फेयरवेल आई हर्ड अवे, यही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है द कैट लिक्ड अप द मिल्क। बिल्ली ने जो दूध था वो चाट लिया था, तो क्या आएगा इसमें? स्पिल स्पिल्ड स्पिल्ड, या ये सारे आ जाएंगे इसमें। तो इसमें कौन सा आ सकता है यहाँ पर? सी वाला स्पिल्ड, यही आएगा इसमें। तो यही हो जाएगा, बिल्ली ने फैला हुआ दूध चाट लिया, ये हो जाएगा इसमें। स्पिल्ड मतलब फैला हुआ। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक विद द स्टेबल आर्टिकल। आर्टिकल है इसमें ही डिड नॉट स्पीक वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। उसने आत्मरक्षा में एक भी शब्द नहीं बोला। तो ए वर्ड, द वर्ड, एन या कोई शब्द नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा आएगा? ही डिड नॉट स्पीक ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, एक भी शब्द नहीं बोला, ऐसे कहते हैं उसने आत्मरक्षा में एक भी शब्द नहीं बोला। तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है आई सा हाकर सीलिंग हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट। मैंने सड़क पर अपने सामान बेचते हुए एक फेरी वाले को देखा। ए आएगा, एन आएगा, द या आवश्यकता नहीं है, तो क्या आएगा? तो मैंने सड़क पर सामान बेचते हुए एक फेरी वाले को देखा, तो कौन सा होगा? ए, यही आ जाएगा। आई सा ए हॉकर सेलिंग हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकारों को, राजनीति के जो नीति निर्देशक तत्व है, इस संविधान के जो सभी अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है अर्थात जो प्रस्तावना है। इसके बाद संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकारों पर, या नीति निर्देशक जो तत्व है। तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? और ये दिया था प्रस्तावना पर, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है लोकतंत्रवादी भारत से, लोक गणराज्य से, लव प्रभु सत्ता से, या हम भारत के लोगों से। तो भारत में जनप्रिय प्रभु संपदा है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोग हैं। तो हम भारत के लोग, ये इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है
भारत को गणतंत्र कहा जाता है। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो भारत को गणतंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जो ऑप्शन डी में है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए जो है निर्वाचित होता है। जैसे सरकार है 5 साल के लिए आती है। नेक्स्ट है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र या कोई सा भी नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला रहेगा धर्मनिरपेक्ष, लेकिन अब तो जो है कुछ और ही चल रहा है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है यहाँ पर राज्य सरकार से भी धर्म के खिलाफ है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना, कोई सा भी नहीं। तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी जो इसको माना गया है कि राज्य सरकार के द्वारा किसी धर्म को स्वीकार न करना। नेक्स्ट है, भारतीय एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करेगा, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करेगा, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करेगा या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब क्या है? और इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन डी से है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करेगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य है, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो गणतंत्र का मतलब क्या है? तो जो ऑप्शन डी में है, क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है, जैसे दूसरे देश में जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है, इनमें से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो वे 2 शब्द जिनका समावेशन 42वां संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था, तो कौन सा था? ये वाला, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र में, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र में, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राज्य या कोई सा भी नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये जो ऑप्शन सी में है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राज्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र, इसका मतलब क्या है? सभी मामलों में अधिकार, अंतिम अधिकार जनता के पास होगा, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होगी, वंशानुगत शासक नहीं होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो गणतंत्र का मतलब क्या है? वंशानुगत शासन भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष या लोक कल्याण। तो कौन सा शब्द है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा? ये वाला, लोक कल्याण वाला। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? अब सदिश राशि यहाँ पर नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान। तो कौन सा जो है यहाँ पर इसमें नहीं है? और सही आंसर की अगर हम इसमें जब बात करें तो ऑप्शन जो रहेगा डी वाला। तो सदिश राशि यहाँ पर नहीं है, कौन सी? ऑप्शन डी वाला, अर्थात द्रव्यमान। नेक्स्ट है, अदिश राशि है, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या ये सब। तो कौन से हैं इसमें? तो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, अदिश राशि ऊर्जा है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य है। तो सदिश राशि कौन सी है? और सदिश राशि है यहाँ पर संवेग। तो अदिश राशि ऊर्जा, सदिश राशि संवेग। नेक्स्ट है, कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन। सदिश राशि नहीं है, कौन से वाली? ऑप्शन डी वाली, आयतन। नेक्स्ट है, सदिश राशि है इसमें, आप सदिश राशि कौन सी है इसमें? वेग है, द्रव्यमान है, समय है या फिर लंबाई है। कौन सी है? ऑप्शन ए वाली, वेग। नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद है, कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? घनत्व, आयतन, द्रव्यमान या फिर चाल। तो व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, कौन से वाला? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, मतलब द्रव्यमान। इसके बाद त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो इसमें कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए वाला, यही है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। तो कौन सी होती है? ये होती है
द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक के आचरण में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक या गति का, कोणीय गति का या बल का? तो प्लांक के आचरण में किसका आयाम होता है? तो इसमें होगा कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोले का जो आवर्तकाल होगा कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, परिवर्तित रहेगा या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसमें क्या आएगा, क्या अंतर होगा उसमें? तो वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोने वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या असर होगा उसमें? तो सेम है, जैसे झूले पर खड़ी होगी तो उसका जो मतलब जो चल रहा था वो कम हो जाएगी उसकी स्पीड, इसी प्रकार से यहाँ पर ये मेज की है। नेक्स्ट है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऊर्जा गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी या भार दुगना हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। इसके बाद है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर है, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय है। दोनों सही है, दोनों गलत है। तो क्या सही है इसमें? ये वाला, बी वाला। द्रव्यमान स्थिर रहेगा जबकि भार परिवर्तनीय होगा यदि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होगा तो। अगला क्वेश्चन आ जाता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह न्यूटन गति का प्रथम नियम था, द्वितीय था, तृतीय है या गैलीलियो का गति विषयक नियम है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से लिया गया है। न्यूटन का जो है ये प्रथम नियम था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रम अनुपाती होगा, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होगा, बल के अनुक्रम अनुपाती होगा या शून्य होगा। तो किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो बल के अनुक्रम अनुपाती होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन है आ जाता है रीजनिंग से, यदि जमा और माइनस को आपस में बदल दे और गुणा और भाग को आपस में बदल दे, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है इसमें भी सेम हम यही कंडीशन रखें तो कौन से वाला हमारा सी आंसर इसमें बनेगा? तो जब हम इसको यहाँ पर बदल देंगे इसमें तो बोर्ड मास वाला नियम लगेगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन सी वाला निकल के आएगा, तो 1067 जो है इसका निकल के आएगा, क्योंकि ऐसे हो जाएगा ये 14 जीरो में 14 और ये भाग हो जाएगा, इसका बदल जाएगा 14 प्लस में 10 गुणा में 8 माइनस में 14। तो पहले तो भाग हो जाएगी, तो भाग होने पर इसका जा क्या बनेगा? 1001 यही आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जमा भाग गुणा, तो जब हम इसे करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? ये भाग हो गई और फिर ये गुणा कर लेते हैं, 10 8 80 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। फिर भाग गुणा जमा कर लेते हैं, तो जब हम इसे जमा करेंगे और इसमें से ये कम कर लेंगे, पहले जमा होगी फिर घटाने पर जाइए आ जाएगा। नेक्स्ट है यदि MEADO शब्द के सभी अक्षरों का अंग्रेजी वर्ण में हम व्यवस्थित करें तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब जैसे ये है, इसको हम जो इंग्लिश जो होती है अल्फ़ाबेट उसके अनुसार अगर हम रखें तो ऐसे रखे जाएगा। सबसे पहले इसमें A आएगी, फिर D आता है, फिर E M आता है और फिर क्या आएगा? O आएगा, W आएगा, ऐसे आएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो OW ये सेम है, इसमें OW सेम है, बाकी MEA ये अलग अलग है, MEAD ये और सारे कोई नहीं है, बस यही है, दोनों एक जैसे आएंगे जो। तो
कोई बदलाव नहीं होगा, वो कौन सी वाली स्थिति है, तो यही देख सकते हैं आप, OW2 है, तो यही सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित संख्या में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब जैसे यहाँ पर ही है, इसका बताना है 280 140 है, ऐसी फिर ये है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो अगर हम भाग करें इसको तो क्या आएगा, 14 28, मतलब 2 आएगा। इसी प्रकार से इसका आना चाहिए, 2 3 6 2 9 18, 2 आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देख लें, अगर यहाँ पर देखें तो 9 2 18 इसमें भी है, ये 8 2 16 यहाँ पर भी है, और ये देखें तो 4 2 8, ये तो है ही नहीं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इसका, तो यही होना चाहिए। तो 2 से देख लेते हैं, 2 8 16, 2 6 8 1 9, तो कौन सा होना चाहिए फिर इसके जैसा, तो यही आएगा क्योंकि तो अलग है। तो देखिए तो 2 9 18 2 10 11, तो यही बन जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है, कागज है उसको निम्न चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, तो खोलने पर यह कागज कैसे दिखाई देगा। मतलब जैसे कागज है, पहले तो इस तरीके से आप किया इसको, फिर ऊपर पलटा, पलटने पर फिर जो आधा आया उसको भी ऐसे कर दिया, तो ये जो आया फिर इसमें इस प्रकार से कट लगाया गया। जब इसे खोलेंगे तो कैसा बनना चाहिए, आप ये देख सकते हैं, ये इस साइड में है इसके कट वाले निशान, तो एक तो ऐसे ही होगा, और जब इसे खोलेंगे तो कैसा आएगा फिर ये, तो ये तो बदल जाएंगे कट, एक यहाँ पर है तो एक फिर यहाँ पर भी आएगा ऐसे ही कट का निशान, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसे खोल लेंगे तो यहाँ पर भी सेम आकृति बिल्कुल पलट के आ जाएगी, बस ऐसे हो जाएगा ये। और इसी प्रकार से सेम यहाँ पर आएगी, जब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही आएगी, ऐसे वाली ये सेम आएगी यहाँ पर भी। तो सेम फिर कौन से में है, ये इसी में है क्योंकि बदलेगी तो नहीं। इसके बाद दर्पण को दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है, तो दी गई आकृति का सही दर्पण बताइए। mn है और ये वाली संख्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पास में था, पास वाला क्या है, दूर चला जाता है जब हम शीशे के सामने इसे रखते हैं, तो ये दूर हो जाता है और उल्ट भी जाता है। अब यहाँ पर देखें तो कौन से वाला है इसमें, तो इसमें देख लेते हैं, वो भी सेम का सेम रहता है। यहाँ पर इसमें देखें तो ये सारे सही है, वी वाला वी कभी पहचान नहीं होती है, और जेड में हो सकती है, यहाँ पर जेड देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सीधा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और ये वाई है, इसमें देखें तो वाई ये सीधा है, इसमें भी सीधा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखें तो अब इसमें देखें तो यहाँ पर ये एन सीधा है, इसमें एन उल्टा है, तो एन सीधा भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे तो आ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से देखें तो यही वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद दिए गए समीकरण को सही करिए, सही करेंगे जब हम इसे, कौन सा बनेगा इसका, तो किन दो संख्याओं को आपस में बदलना जाना चाहिए। तो ये जो है कौन सी संख्या जिसे हम आपस में बदलें, 3 4 को, 4 7 को, 3 6 या 12 21 को, कौन से को बदलें। तो इसमें जब हम इसे बदलेंगे तो वही सेम बॉडमास वाला नियम लगाने होगा। तो जब हम इसे बदलेंगे तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका, ये वाला। तो 3 और 4 जो है इसको हमने यहाँ पर बदलना होगा, 3 और 4 को, तो ऐसे ही होगा क्योंकि इसको करते हैं तो 12 चौक 48, ये इसी से जाएगा ये, तो इसको बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 चौक 48 ऐसे आ जाएगा, फिर ये 12 3 36 हो जाएगा, इसमें ऐसे ही होगा। यहाँ पर तो 12 चौक 48 हो जाएगा इसमें, फिर ये 36 हो जाएगा, और फिर ये 42 हो जाएगा, और फिर कितना आएगा 21, ऐसे ही होगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 27 आएगा, ये वाला 27, तो यही से आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनका भी संबंध ही बताना है, जैसे कौन सा एक सही है इसमें या नहीं है। तो प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म है जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। निम्नलिखित में से 4 शब्द युग्मों में से 3 शब्द एक समान है
क्योंकि इनमें संबंध समान है और इस प्रकार वे एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म समूह से संबंधित नहीं है? मतलब एक गलत है, इसमें एक अलग है। हड्डी की बात करें तो अस्थि रोग विशेषज्ञ हो गया, गर्भाशय मूत्र रोग हो गया, पेट में जठरांत्र रोग विशेषज्ञ, यहाँ पर नेत्र रोग विशेषज्ञ। मतलब जो सी बीमारी का जो से डॉक्टर होता है वो बताना है यहाँ पर। तो इसमें जो यहाँ पर गलत बताना था ये वाला गर्भाशय मूत्र रोग विशेषज्ञ, ये वाला, क्योंकि एक मूत्र रोग विशेषज्ञ मूत्र प्रणाली और पुरुष प्रजनन अंगों में विशेषज्ञ होता है, गर्भाशय में नहीं। गर्भाशय से संबंधित समस्याओं के लिए जो सही विशेषज्ञ जो होगा वो स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, क्योंकि स्त्री से संबंधित काम है ये, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा। तो इसका आंसर गलत है। हड्डी वाला तो अस्थि, अस्थि को हड्डी कह देते हैं, पेट को जठराग्नि कह देते हैं, उससे भी समझ सकते हैं आप, और आंख मतलब नेत्र हो गया। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है एक निश्चित कोड भाषा में जो कंफ्यूज है इसको 7 के रूप में कोडबंद किया गया है और इसी प्रकार से CHN को 4 के रूप में। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। यहाँ पर दिए गए कैसे हैं, तो यहाँ पर कैश में इनको अगर हम गिने तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, यहाँ पर 7 है। अगर एक कम करते हैं तो जाकर 7 आता है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है, इसमें भी एक कम करे तभी जाके 4 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 है यहाँ पर। 9 में भी अगर हम एक कम करें तभी जाके 8 आना चाहिए हमारा। और इसमें देखें तो कौन से में बनेगा, ये वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दिए गई संख्या युग्म में से एक को छोड़कर सभी में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब एक अलग है, इसमें असंगत है। असंगत कौन से वाला है, इसमें देखें तो 151 19 है। अब 151 19 कैसे आया, तो यहाँ पर क्या है 19 किया गया है और इसमें भी सेम वैसे ही एक कम किया गया है, फिर तब जाके 151 आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो 17 8 और इसमें से एक कम, तब जाके 135 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 16 को देखें तो 16 को भी अगर हम करें 16 8 और 16 8 माइनस 1 करें तो 127 आएगा। और इसी प्रकार से 13 8 और माइनस 1 13 8 104 103। तो मतलब क्या है, इसमें कौन से वाला एक अलग आया है। अलग जो हमारा कौन से वाला आया है, यही वाला, क्योंकि 128 है, यहाँ पे 127 आया है, तो यही हो जाएगा। क्योंकि 151 135 और ये गलत आएगा। नेक्स्ट आ जाता है विकल्प में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही आएगी। अब यहाँ पर जो इसमें कौन से वाले सही आ सकते हैं, यहाँ पर @ है, इसके बाद स्टार आ गया है और यहाँ पर स्टार के आगे प्रतिशत का निशान भी आ गया है। नेक्स्ट आकृति में @ स्टार प्रतिशत, उसके आगे बराबर का निशान भी आ गया है। अब नेक्स्ट आकृति में देखना होगा हमने कौन सी वाली आकृति यहाँ पर आ सकती है। तो इसमें जो आकृति को अगर हम देखें तो कौन सी आ सकती है, यहाँ पर ये वाली डॉलर वाली, तो यही आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अक्षरों में दी गई श्रृंखला के स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर जो इसमें अगर हम देखें तो क्रम PR का है, यहाँ RP का है, RQ है, QP है। तो QP RQ RP PR, अब सही क्रम कौन सा बन सकता है, तो सही क्रम अगर हम देखें तो ये वाला बन जाएगा इसमें। तो कौन सा है यहाँ पर QPR, मतलब QPRR PRQ, फिर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ये वाला QPRR
पी, यही है डबल आर पी, डबल आर पी, यही वाला क्रम है। तो ऑप्शन जाए इसका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित तरह का अनुसरण करते हुए 16 112 से संबंधित है, उसी तरह का अनुसरण करते हुए 26 182 से संबंधित है, तो उसी तरह का अनुसरण करते हुए 44 का संबंध बताना है। अब 16 112 का संबंध यहाँ पर कैसे है? 16 112 को अगर हम इसमें देखें तो 16 को अगर हम 7 से गुणा करें तब जाके 112 आएगा। इसी प्रकार से 26 को अगर हम 7 से करें तो 182 आएगा। इसी प्रकार से 44 को अगर हम 7 से करें तो कितना आएगा? 7 चौक 28, 28 और 2 30, 308। तो इस प्रकार से आएगा यहाँ पर। तो कौन सा है यहाँ पर? जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये वाला कुछ क्रम इसमें चला हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म का संबंध ऋतु से है, उसी प्रकार से कपास का जो संबंध है वो आपने यहाँ पर बताना है। तो किससे हो जाएगा? कपड़े से। जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है ऐसे कपास से कपड़ा बनता है, कपास से मतलब कपड़े से इसका संबंध है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।